स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ नाम से ही समझ में आ रहा है, ईएमएफ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब हम बात करते हैं ईएमएफ तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, पूरा कहाँ से इसका स्टार्टिंग है, पूरी कहानी इसकी समझाते हैं। बेटा ईएमएफ का नेम हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा नाम से समझ में आ रहा है फोर्स, एक्चुअली ये फोर्स नहीं होता है, इसका रिलेशन पूरी तरह से बेटा वर्क के साथ है। क्या है ज़रा समझाते हैं। देखिए, हमने एक यहाँ पर एक वायर लिया, कनेक्टिंग वायर, और इस कनेक्टिंग वायर का रिलेशन मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ कर दिया। इसका ये वाला पोर्शन मैंने जोड़ दिया बेटा एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरे टर्मिनल को मैंने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, दूसरा टर्मिनल आपका निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। अब क्या होता है, देखिए, आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिए। आप क्या लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होगा, इसको क्या करेंगे, इस पूरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पूरे सर्किट में स्टार्टिंग से मूव कराना शुरू करेंगे। ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा, एक्सटर्नल पे जाएगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मुझे चार्ज को मूव कराने में मान लीजिए वर्क डन मुझे करना पड़ा W वर्क डन। तो ये जो Q कूलम का चार्ज है, इस Q कूलम के चार्ज को आउटसाइड ऑफ द सर्किट, मतलब एक्सटर्नल सर्किट जिसे कहेंगे हम लोग, एक्सटर्नल सर्किट में मुझे इस चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा बेटा, मुझे वर्क डन करना पड़ा Q कूलम को हटाने में W वर्क करना पड़ा। ठीक, अब क्या करते हैं, सेल के अंदर इनसाइड में हम उसी चार्ज को मूव करा रहे हैं, और उस चार्ज को मूव कराने में मुझे जो वर्क करना पड़ा वो मान लीजिए स्मॉल W वर्क करना पड़ा। मैंने इनसाइड ऑफ द सेल मुझे वर्क करना पड़ा स्मॉल W, और आउटसाइड ऑफ द सेल मुझे कितना वर्क करना पड़ा बेटा, कैपिटल W। तो इनसाइड ऑफ द सेल उसी Q कूलम को इंटरनल सर्किट यानी इंटरनल पोर्शन, दैट इज कॉल्ड सेल, इंटरनल सेल में मुझे वर्क करना पड़ा स्मॉल W। तो अगर हम तुमसे कहें कि मुझे टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा, यानी टोटल वर्क डन इन द होल सर्किट, टोटल वर्क डन इन द होल सर्किट, अगर मान लेते हैं ये W डैश है, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, हम स्टेटमेंट लिखेंगे Q कूलम के चार्ज को होल सर्किट में मूव कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, W डैश वर्क करना पड़ा। तो यूनिट कूलम के चार्ज को मुझे अगर मूव कराना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W डैश बाई Q। और आपको बता दे बेटा, ये जो W डैश बाई Q है ना, इसी W डैश बाई Q को हम लोग क्या कहते हैं, EMF कहते हैं, दैट इज़ E। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि E यहाँ पर क्या है, E यहाँ पर बेटा EMF है। ये जो E है इसको EMF कहा जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड EMF। यहाँ पे Q क्या है बेटा, अगर हम तुमसे कहें Q की वैल्यू 1 कूलम है, तो उस केस में पूरे सर्किट में यूनिट कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा W डैश, यही इक्वल है EMF के, यानी EMF इज इक्वल टू W डैश फॉर यूनिट कूलम चार्ज। आइए बात समझ में। तो EMF कोई फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह का वर्क डन है जिसको 1 कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराना है। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, EMF ऑफ सेल इज defined as the
is defined as the work done in moving unit positive charge in the whole circuit. पूरे सर्किट में चार्ज को मूव कराने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा? W डैश के। अब एक बात समझिए, मुझे अगर इसी को वर्क डन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? नोटिस करिएगा, मैंने लिखा बेटा E इज इक्वल टू W डैश बाई Q। ठीक, ये तो 1 कूलम के लिए है, लेकिन अगर 1 कूलम के लिए जगह ना हो के Q कूलम के लिए क्या हो जाए, तो E इक्वल टू W डैश बाई Q। बेटा ये जो W डैश है वो एक्चुअली एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का सम है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? और अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने पर हमें क्या मिलेगा? W बाई Q प्लस स्मॉल w बाई Q। बेटा जरा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद करो। क्या डेफिनेशन था? किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता था, वही उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो अगर हम तुमसे कहें VA माइनस VB दैट इज़ V, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा W बाई Q। अब आपको ये समझ में आ गई होगी बात बेटा कि ये जो W बाई Q है, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसके दूसरे नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में किया गया वर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ पे ले जा रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल V हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल V हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल V। ये जो कैपिटल V है बेटा, इसका एक स्पेशल नेम है, अभी इसका नाम बताएंगे। साथ ही साथ सेल के अंदर भी तो चार्ज को मूव करा रहे हो, तो सेल के इनसाइड में जो आप चार्ज को मूव करा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का आपने जो वर्क डन किया, ऑब्वियसली बात है चार्ज यहाँ मूव कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, और ये जो वर्क डन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इसको स्मॉल v कहा जाएगा। जहाँ कैपिटल V को कहा जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। इसका नाम क्या होगा बेटा? टर्मिनल वोल्टेज। और ये जो वोल्टेज होगी इसको कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप या सीधे सीधे वोल्टेज ड्रॉप, ये बेटा इसका स्टेटमेंट होता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक हो गया बेटा वोल्टेज ड्रॉप, एक हो गया टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज सेल के आउटसाइड में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। यानी सेल के आउटसाइड में जो भी वोल्टेज होगी वो तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज। और सेल के इनसाइड में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको स्मॉल v से डिनोट करेंगे। तो अब आप इसी को कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल E इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? तब लिखेंगे कैपिटल E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया बेटा, जहाँ कैपिटल E क्या है? EMF ऑफ द सेल। कैपिटल V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। स्मॉल v क्या है? इंटरनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप। हम एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें समझा रहे हैं, अब ये इससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। मैंने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से सेल से कनेक्ट किया बेटा, और ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ का रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ का रेजिस्टेंस है R2।
ध्यान रखना बेटा कि करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तभी जाएगी, अगर बीच में रेजिस्टेंस लगा है बेटा तो करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे तभी जाएगी जब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो ए आपका होगा हायर पोटेंशियल और बी आपका होगा लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो मतलब करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, यानी इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटा। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। अगर करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रही है और करंट अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है ना, तो करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो मतलब ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपका V1 आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सिमिलर केस, फिर से करंट यहाँ रुक नहीं रही है, करंट फिर से आगे फ्लो कर रही है। तो करंट अगर फ्लो कर रही है तो मतलब ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, यानी इन दोनों के बीच में फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या हुआ बेटा? V2 हो गया। अब एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए हम इन दोनों को हटाते हैं और इन दोनों के जगह पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैंने इसके जगह पर एक ए पॉइंट ये लिया और बी पॉइंट लिया। इन दोनों को हटाने के बाद मैंने एक रेजिस्टेंस R डैश लगा दिया। तो एक बात बताइए बेटा, ये वाला पॉइंट तो अभी भी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा वाला है वो तो अभी भी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का भी होगा और जो यहाँ का है वो यहाँ का होगा, यानी इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V होगा। यही कैपिटल V इन दोनों का भी तो होगा, बीच वाले को भूल जाओ, इन दोनों का भी तो होगा। इसका मतलब ये जो कैपिटल V है ये एक्चुअली V1 और V2 का सम है। समझ गया बेटा? ये जो कैपिटल V है ये इस V1 और ये V2 का सम है, यानी V1 और V2 को ऐड करोगे तो दिस टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब अगर हमें लिखना हो कैपिटल E तो मुझे लिखना होगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। कैपिटल V में पूरा आ गया और ये जो है कैपिटल V दो पार्ट में डिवाइडेड है, V1 प्लस V2 एंड प्लस स्मॉल v। आई होप बेटा पूरा का पूरा लॉजिक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इसके आगे का बेटा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।